बच्चों, आज पुनः कुंवर नारायण जी की रचना कविता के बहाने का दूसरा भाग लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कविता के संदर्भ में कुंवर नारायण जी की जो परिकल्पना है, जो विचार है, वह प्रकट करने की जो ताकत है, जो माध्यम है, उससे हमने आपको परिचित कराया था। आज हम पुनः इसी पाठ कविता के बहाने की पंक्तियों को पुनः अगली कड़ी को पाठ्यांकन हम करेंगे। कविता के बहाने कुंवर नारायण द्वारा लिखी हुई रचना की अगली कड़ी इस प्रकार है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इस कड़ी में हम देखें कि बच्चों, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता विकसित होती है फूलों के बहाने। जिस तरह फूल खिलते हैं, सूर्योदय के साथ कली प्रस्फुटित होती है और प्रस्फुटित होकर वह खिलती है, कली चटक जाती है और फूल का रूप धारण कर लेती है और फूल अपनी खुशबू से आसपास के वातावरण को महका देते हैं। उसी तरह कविता भी खिलना है, कविता भी विकसित होना है। कवि के अंदर जो भाव और विचार कवि के अंदर उद्वेलित होते हैं, विचार पैदा होते हैं, उसी विचारों को कवि रूपांतरित कर देता है, काव्य स्वरूप दे देता है। तो कविता फूलों की तरह ही विकसित होती है। फूलों की तरह ही कविता विकसित होने के साथ आसपास के क्षेत्रों में अपनी सुगंध फैला देती है, अपने भाव और विचारों से लोगों को ओत-प्रोत कर देती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता किस संदर्भ में लिखी गई है, फूल इस तथ्य से वाकिफ नहीं होता। फूल को पता ही नहीं होता कि काव्य का स्वरूप या काव्य का तत्व, काव्य का बीज रूप, काव्य का शीर्षक स्वतः कवि फूल ही हैं, यानी फूल ही प्रतिपाद्य है। फूल का खिलना, फूल का सुगंध, फूल की महक और फूल के जितने भी क्रियाकलाप हैं, हम देखते हैं विकास और विनाश है, फूलना और झड़ना, बढ़ना और एक समाप्त होना, ये हम देखें जीवन के तत्वों की तरह। जैसे उत्थान और अवसान, उत्थान और पतन एक स्वरूप होते हैं, उसी तरह कविता के स्वरूप में देखें। पर कविता के स्वरूप में हम देखते हैं कि जब फूल को काव्य रूप दे देते हैं या काव्य रूप दे दिया जाता है, तो वह कविता कभी मुरझाती नहीं है, कभी समाप्त नहीं होती। फूल की खुशबू कुछ समय तक सीमित है, पर काव्य की खुशबू अनंत काल तक कालजयी होती है। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। कविता बिना मुरझाए हुए कई कालों तक, अनंत काल तक यह विकसित होती है, यह अपनी सुगंध छोड़ती है, अपनी खुशबू छोड़ती है, अपने विचारों से लोगों को ओत-प्रोत करती है, लोगों का मनोरंजन करती है, उनका दिशा निर्देशन करती है, ज्ञान देती है। अतः कविता कभी मुरझाती नहीं। बिना मुरझाए के माने, यहाँ पर हम देखें कि कवि ने अलंकारों का बिना मुरझाए महकने के माने माँ की आवृत्ति बार बार की है, अनुप्रास अलंकार है। और फूल क्या जाने, यहाँ पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है कि फूल अपने महक और खुशबू से वाकिफ नहीं होते,
परिचित नहीं होते कि मैं फूल की खुशबू कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा, या फूल के संदर्भ में कवि ने यहाँ पर कहा है कि फूल क्रीड़ा खेल, फूल के लिए ये खेल है, उसका प्रस्फुटित होना, खिलना और झड़ना उसके लिए क्रिया है, उसके लिए खेल है। उसी तरह काव्य सृजन भी, कविता सृजन भी कवि के लिए एक खेल की तरह है। अगली कड़ी हम देखते हैं फिर से। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा क्या जाने। कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं, स्पष्ट करते हैं, कविता एक खेल है, एक क्रिया है, एक क्रीड़ा है, कवि के लिए एक खेल है। जिस तरह कुम्हार घड़े बनाता है और उसको तोड़ देता है या अनंत रूप देता है, कुम्हार के लिए मिट्टी का खिलौना या घड़े बनाना, मिट्टी की क्रिया प्रतिक्रिया करना, मिट्टी के अनेक रूप देना उसके लिए खेल होते हैं। उसी तरह काव्य सृजन भी कवि का खेल है, और काव्य सृजन भी कवि का खेल है। जिस तरह बच्चों के लिए खेल होते हैं और बच्चे अनेक खेलों में संलग्न हो जाते हैं और बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हुए खेलों को बिगाड़ते हैं, खेलों को खत्म करते हैं, और कई बार तो बच्चे बांध बनाते हैं, उसे तोड़ते हैं, नाव बनाते हैं, नाव को तोड़ देते हैं और अनेक प्रकार के खेल में संलग्न होते हैं। बच्चों के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता जहाँ पर वह खेलें, बच्चे कहीं भी खेल शुरू कर देते हैं। उसी तरह कविता भी है, और उसी तरह कविता बाहर भीतर कहीं भी किसी रूप में लोगों का मनोरंजन करती है, लोगों को ज्ञान देती है, लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। ज्ञान वर्धन में काव्य का विशेष स्वरूप होता है। कविता अनेक कालों तक जीवंत होती है। इस प्रकार से यह घर वह घर सब एक कर देने के माने, जिस तरह बच्चा किसी भी स्थान पर नियंत्रित नहीं रहता, उसके लिए सारे घर, सारा वातावरण, आस पास का क्षेत्र, पास पड़ोस इत्यादि सब में वह चला जाता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं होती, सब घरों को एक कर देता है और समन्वयवाद का परिचय देता है, समन्वय का परिचय देता है, समन्वयवाद का परिचय देता है, एकीकरण का परिचय देता है। उसी तरह कविता भी एक काल से दूसरे काल, एक देश से दूसरे देश, अनेक कालों तक, दीर्घ काल तक जीवित रहती है, कालजयी होती है। अतः कविता भी सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रयोग करती है, यह बांधने का कार्य करती है। इस प्रकार से कविता भी कालजयी है, दीर्घजीवी है, और हम सभी को जीवंत बनाए रखने में कविता का विशेष योगदान होता है। जिस तरह बच्चा ही जाने कि वह सब घर को एक क्यों कर दे रहा है, यानी विश्व बंधुत्व की भावना, कविता में भी विश्व बंधुत्व की भावना पाई जाती है, भाईचारे की भावना पाई जाती है। उसी तरह यहाँ बच्चे में भी भाईचारे की भावना पाई जाती है। बच्चे के लिए अमीर गरीब, छोटा बड़ा, जातिगत या अन्य वर्गगत भेदभाव बिल्कुल मायने नहीं रखते। उसी तरह कविता भी कालजयी होती है और उसके लिए कोई भेदभाव, कोई भी वर्ग, कोई भी संदर्भ, कोई मायने नहीं रहते। जो भी काव्य का रसास्वादन करता है या रसास्वादन करना चाहता है, वह काव्य का आनंद या लुत्फ उठा सकता है। उसके लिए किसी भी कार्य के लिए या कविता लेखन के लिए, पढ़ने के लिए, सृजन करने के लिए, श्रवण करने के लिए या बोलने के लिए या काव्य लेख लिखने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी बंदिश या वर्जिश नहीं होती। यहाँ पर हम देखें कि कविता के माध्यम से कवि ने विश्व बंधुत्व की अवधारणा को प्रकट करते हैं। वासुदैव कुटुंबकम, यहाँ पर हम देखते हैं बच्चा ही जाने और सब घर एक कर देने के माने। इस प्रकार से कवि कुंवर नारायण जी ने साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का तत्सम स्वरूप प्रकट करते हैं। यह मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। कवि ने प्रश्नालंकार के साथ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हैं। कुंवर नारायण जी ने इस कविता के माध्यम से उन्होंने शांत रस का प्रयोग किया है। इस कविता में शांत रस है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अमिता व्यंजना लक्षणा में लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है।
यहाँ ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण की बात करें, गुणों में यहाँ पर प्रसाद गुण की आवृत्ति हुई है। बच्चों, आज की पाठ्य वस्तु हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।